Yes, sir. Good afternoon, everyone. So today we will going to start our next topic of chapter 3, features, problems and policies of agriculture. So today our topic is features of Indian agriculture and problems of Indian agriculture. Okay, तो इस आज के टॉपिक में हम क्या स्टडी करेंगे? एक तो इंडियन एग्रीकल्चर की फीचर्स को स्टडी करेंगे, साथ ही साथ इंडियन एग्रीकल्चर्स में क्या क्या इंडियन एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे. So students, in our previous lecture, we have already discussed about the importance of agriculture in the Indian economy. जिसके अंदर हमने क्या क्या स्टडी किया? फर्स्ट हमने स्टडी किया कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, सेकंड स्टडी किया सप्लाई ऑफ वेस्ट गुड्स, थर्ड इज सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फोर्थ इज सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, देन हमने स्टडी किया सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स, देन contribution to international trade and contribution to domestic trade, and then support to the transport industry, and last one is wealth of the nation. तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो इम्पोर्टेंस है इंडियन इकोनॉमी के, तो ये हमने डिस्कस कर लिए हैं. अब आज जो हम स्टडी करेंगे दैट इज फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. ये स्टूडेंट्स एक्चुअली हम लोग ना पहले फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग वैसे एग्रीकल्चर की हमने फीचर स्टडी की है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, याद होगा. लेकिन क्या था कि वो जो हमने एग्रीकल्चर की इंडियन एग्रीकल्चर की जो फीचर स्टडी की थी फर्स्ट चैप्टर में, वो किस टाइम पर की थी? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब ब्रिटिशों के टाइम में हमारी जो इंडियन एग्रीकल्चर थी वो कैसे थी, उस टाइम पर उनकी फीचर्स हमने स्टडी की थी. आज जो हम स्टडी कर रहे हैं वो हम किस चीज कौन सी वाली फीचर्स देखेंगे? जो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो 1950 से लेके 1991 के का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में हमारी इंडियन एग्रीकल्चर कैसी थी, उसकी फीचर्स जो हैं वो हम लोग स्टडी करेंगे कि क्या सिचुएशन थी, किस पोजीशन में था. तो ये सब हम स्टडी करेंगे इसमें. Okay, so our first feature is low productivity. So आपको याद होगा जो हमने फर्स्ट चैप्टर में की थी, तो हमने उसमें फीचर्स में पढ़ा था लो प्रोडक्शन एज वेल एज लो प्रोडक्टिविटी. हमने स्टडी किया था ये फर्स्ट फीचर अपना. आपको याद होगा कि उस टाइम पर ब्रिटिशों का टाइम पर हमारी जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही बहुत लो थी. ठीक है, प्रोडक्शन मीन्स टोटल आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी मीन्स आउटपुट पर हेक्टेयर. ओके, तो यहाँ पर क्या था, जब अब ये 1951 के पीरियड से हम देख रहे हैं कि उस टाइम पर क्या हुआ. एक्चुअली स्टूडेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान हुआ, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर हमने एग्रीकल्चर के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया, काफ़ी उस पर फोकस किया. और उसमें सेकंड चैप्टर में मैंने आपको बताया कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुई, एकदम से प्रोडक्शन काफ़ी हमने बढ़ाई अपनी. लेकिन बात क्या थी कि उस टाइम पर प्रोडक्शन तो बढ़ी, प्रोडक्शन तो हमारी ज़रूर इंक्रीज हुई है, लेकिन जो ये प्रोडक्टिविटी है, ये जो प्रोडक्टिविटी है ये नहीं बढ़ी, ये लो प्रोडक्टिविटी लो ही रही. प्रोडक्टिविटी अभी बताया मैंने, प्रोडक्टिविटी मीन्स आउटपुट पर हेक्टेयर. तो पर हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी थी वो हमारी लो ही रही. Okay, so productivity means output per hectare, which was still very low as compared to any other advanced country. अगर हम किसी और एडवांस कंट्री के साथ इसको कंपेयर करें तो अभी तक भी हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा लो थी. So as agriculture supplies various raw materials to industrial, so hence low productivity also affect the ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री. अब जैसा कि हमें पता है कि एग्रीकल्चर जो है वहीं से जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ पर जाता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर में. इंडस्ट्रियल सेक्टर को अपना जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से प्रोवाइड होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर से. तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी कम होगी तो इस जाहिर सी बात है उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के ऊपर, क्योंकि वहीं से उनको रॉ मटेरियल मिलता है. अगर वहाँ प्रोडक्टिविटी कम है तो ऑटोमेटिकली जो है इंडस्ट्रियल
सेक्टर में भी जो प्रोडक्शन होगी वो कम होगी, उसकी ग्रोथ जो होगी उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो लो प्रोडक्टिविटी थी। जो यहाँ पर देखिए आप एक टेबल भी दिखा रहे हैं, इस टेबल के अंदर आप देख रहे हैं प्रोडक्टिविटी और प्रिंसिपल क्रॉप्स। हम यहाँ पर देखो 3 क्रॉप्स मेजर जो है हमारी मेन क्रॉप्स ली जा रही हैं, राइस, व्हीट एंड मेज। अब कंट्रीज हैं, देखिए राइस के साथ, राइस में देखिए अगर हम कंट्री के साथ कंपेयर करें, इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी कितनी थी, बहुत कम थी। 3.6 लाख टन जो थी वो इंडिया की प्रोडक्टिविटी थी। जबकि हम अगर दूसरी कंट्री से देखें तो चाइना में ये 6.8 लाख टन थी, वियतनाम में ये 5.8 लाख टन थी। और अगर पूरे वर्ल्ड की एवरेज भी देखें, पूरे जो वर्ल्ड की जो एवरेज है वो भी कितनी है, 4.5, जो कि हमारी मतलब एवरेज भी माने तो एवरेज भी हमारी इंडिया की प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा है। तो ये डाटा हमें क्या दिखा रहा है कि वाकई ही हमारे यहाँ पर इंडिया में प्रोडक्टिविटी जो थी वो काफ़ी लो थी। नेक्स्ट इज वीट। ठीक है, वीट की देखिए इंडिया की कितनी थी, इंडिया की 3.1 लाख टन थी, चाइना की 6.5, यूके की 9, एंड पूरे वर्ल्ड एवरेज देखें तो वो भी 3.3 थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी प्रोडक्टिविटी, वीट की प्रोडक्टिविटी जो है वो भी काफ़ी लो थी। एंड देन मेज की बात करें तो मेज भी इंडिया में सिर्फ ये 2.6 लाख टन थी, चाइना में ये 5.8 थी, यूएसए में 10.7 थी, और वर्ल्ड की एवरेज माने तो ये 5.6 थी। सो आप यहाँ पर ये टेबल हमें क्या शो कर रही है, ये टेबल हमें ये शो कर रही है कि हमारे यहाँ पर हमारे इंडिया में जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा लो थी। सो लो प्रोडक्टिविटी इज़ अ साइन ऑफ बैकवर्डनेस। लो प्रोडक्टिविटी जो है वो हमारी बैकवर्डनेस का ही ये एक साइन होती है, और ये बिल्कुल शो कर रही है कि हमारी इकोनॉमी जो थी वो क्या थी, बैकवर्ड थी। एंड सिंस एग्रीकल्चर सेक्टर जनरेट्स डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर, so backwardness of the agriculture implies low growth of the industry. Yes students, next is disguised unemployment. Yes, disguised unemployment यानी छिपी हुई बेरोजगारी, जिसे बोलते हैं हम छिपी हुई बेरोजगारी। तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट ये क्या होता है कि ये वो सिचुएशन होती है जिसके अंदर हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो हाइड होता है, हिडन होता है, यानी छिपी हुई बेरोजगारी होती है। हमें ऐसा लगता है कि लोग जो है सभी एम्प्लॉयड हैं, लेकिन अगर हम एक्चुअल में देखें तो उसमें से आपको कई लोग जो हैं वो बेरोजगार मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ये ज़्यादातर किस में पाई जाती है, एग्रीकल्चर के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, एक लैंड है, उस लैंड के ऊपर क्या है, मतलब टोटल जो है 100 की प्रोडक्शन हो सकती है। अब वो 100 की प्रोडक्शन अगर फाइव उसके अंदर क्या लगा दिया जाए, 5 फार्मर काम कर रहे हैं, तो वो 5 वर्कर काम करके उस पर 100 की प्रोडक्शन कर लेते हैं। अब अगर मान लो 5 की जगह उस पर 10 लगे हुए हैं, तो क्या 10 अगर लग गए तो ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी? नहीं, प्रोडक्शन कितने की होगी, उतनी 100 की ही होगी। तो वो जो 5 एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, अगर उनको वहाँ से हटा भी दिया जाए तो भी प्रोडक्शन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रोडक्शन उतनी की उतनी ही एज इट इज बनी रहेगी। तो वो जो 5 एक्स्ट्रा उसमें लगे हुए हैं वो देखने में हमें ऐसा लग रहा है कि वो एम्प्लॉयड है, लेकिन एक्चुअल में वो अनएम्प्लॉयड है। तो इस तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स एन employment which is hidden, that is not visible. Like जैसे अभी आपको बताया 10 workers are working on a piece of land but only 5 are required, so this affect the backwardness and poverty. तो ये किसको शो कर रहा है, किसको दिखाता है, ये बैकवर्डनेस एंड पॉवर्टी को दिखाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट आपको क्लियर है। नेक्स्ट इज डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। ये सबको पता है, ये आपने फीचर्स पहले भी आई थी कि हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ पर ज़्यादातर जो किसान हैं, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वो न्यू जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका वो यूज़ नहीं करते हैं, उनके पास इतना फाइनेंस भी नहीं होता कि वो नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करें एग्रीकल्चर के अंदर। तो ये लोग जो हैं ये ज़्यादातर रेनफॉल पर ही डिपेंड रहते हैं।
सबसे बड़ा रीजन भी यही है. सो एग्रीकल्चर इन इंडिया इज हैवीली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल. सो यहाँ पर आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज अनसर्टेन एज इट्स प्रोडक्शन इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल. क्योंकि यहाँ पर क्या है, ज्यादातर जो है सभी के सभी रेनफॉल पर डिपेंडेंट है. हमारी प्रोडक्शन एग्रीकल्चर की क्या है, रेनफॉल पर ही डिपेंड होती है. तो यहाँ पर हमेशा क्या रहेगा, अनसर्टेनिटी बनी रहेगी. ये नहीं पता कि एग्रीकल्चर पर के ऊपर प्रोडक्शन जो है, आउटपुट जो है वो कितना होगा, होगा भी या नहीं होगा. क्योंकि अगर क्या है, अगर बारिश ज्यादा अच्छी हो गई, रेनफॉल ज्यादा अच्छी हो गई तो प्रोडक्शन अच्छी हो जाएगी. अगर रेनफॉल नहीं हुई तो प्रोडक्शन भी नहीं होगी. तो यहाँ पर हमेशा क्या बनी रहती है, अनसर्टेनिटी बनी रहती है आउटपुट के अंदर कि वो क्या होगा. तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है. सो इससे क्या इससे क्या होगा, सो गुड रेनफॉल मीन्स गुड्स एंड बैड रेनफॉल मीन्स बैड प्रोडक्शन. सो दिस इज द मेन रीजन फॉर लो इनकम ऑफ फार्मर्स. यही फार्मर के लो इनकम का मेन रीजन है. नेक्स्ट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग. अब स्टूडेंट सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या है कि सबसिस्टेंस फार्मिंग कौन सी फार्मिंग होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, फार्मिंग इन इंडिया. तो यहाँ पर क्या है कि ज्यादातर लोग जो है ना सिर्फ अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए ही खेती करते हैं. यानी सिर्फ वो इतना प्रोडक्शन करते हैं कि उससे उसकी फैमिली जो है और उसका पेट भर सके. ठीक है, इट मीन्स कि वो लोग जो है कॉमर्शियलाइजेशन नहीं हुआ है उनके एग्रीकल्चर का. वो कॉमर्शियल फार्मिंग नहीं करते हैं, जिससे कि अब कॉमर्शियल फार्मिंग क्या है, जिसमें कि इतनी प्रोडक्शन की जाए कि उसको मार्केट में जाकर सेल किया जा सके एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को, और उससे कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग कमाई जा सके. लेकिन यहाँ पर जो है फार्मर जो है वो ज़्यादातर क्या करते हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं. यानी सिर्फ इतना ही वो प्रोडक्शन कर पाते हैं कि वो अपनी फैमिली का और अपना पेट भर सके. सो यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ फैमिली, ये क्या है, सबसिस्टेंस फार्मिंग, प्रोडक्शन फॉर फैमिली नीड्स ओनली. सो देर इज नो एक्स्ट्रा इनकम विच कैन बी यूज फॉर ग्रोथ. तो मतलब यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं होती जिसका यूज की वो अपने ग्रोथ के लिए कर सके. ओके, सो सबसिस्टेंस फार्मिंग के से अगर इससे निकलना है तो सबसे बड़ी बात है कि अपने जो फार्मिंग को उन्हें सबसिस्टेंस ना करके कॉमर्शियल फार्मिंग में पर कन्वर्ट करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स. लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स. अब मॉडर्न इनपुट्स की बहुत ज़्यादा कमी है यहाँ पर. मॉडर्न इनपुट जैसे लाइक केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स आर नॉट जुडिशली यूज्ड, and it is because the bulk of farming population in India is extremely poor. क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब है, पुअर है, तो वो इनका यूज नहीं कर पाते. उनके इतना पैसा ही नहीं है कि वो इन मॉडर्न इनपुट्स का यूज कर सके. ओके, तो जिस वजह से क्या होता है, लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स लीड टू लो प्रोडक्टिविटी एंड देयरफॉर बैकवर्डनेस. ओके, सो स्टूडेंट दिस यानी कि ऑल दिस लीड टू लो प्रोडक्टिविटी. मेन इसका कारण ये होता है कि अगर आप मॉडर्न इनपुट यूज नहीं करोगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली जो है प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी लो होगी. नेक्स्ट इज स्मॉल होल्डिंग. ये स्मॉल होल्डिंग, ये स्टूडेंट्स ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है. स्मॉल होल्डिंग यानी कि जो उनके पास खेती होती है वो भी क्या होती है, छोटे, मतलब कि बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं. यानी फार्मर्स के पास जो लैंड होती है उसका साइज बहुत छोटा होता है. और मान लो उनके सी फार्मर के पास हैवी फार्मिंग, ठीक है, के फॉर्म भी है, तो वो वो क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े इतनी दूर दूर उनके होते हैं कि उनको उन पर प्रोडक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है. ओके, तो इनके पास जो साइज होता है वो काफी छोटा होता है. तो स्मॉल होल्डिंग और स्मॉल साइज ऑफ फार्मर्स लैंड अंडर कल्टीवेशन, ये भी एक इंडियन एग्रीकल्चर की फीचर है. एंड स्मॉल होल्डिंग आर अ हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन टू वेज. दो तरीके से ये हम ग्रोथ की प्रोसेस है उसको में अंदर रुकावट बनती है. एक तो मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग becomes difficult, and second क्योंकि मशीनों का यूज बहुत है. अब छोटे छोटे साइज के, मान लो छोटे छोटे टुकड़े हैं आपके पास जमीन के, तो उसके ऊपर आप कौन सी मशीन यूज कर लोगे, मशीनें यूज करने में बड़ी दिक्कत आती है, तो मशीन यूज नहीं कर सकते. एंड दूसरा, मार्जिनल फार्मिंग कंटिन्यूज टू बी
view farming as a source of subsistence rather than an enterprise for profit. अब छोटी फर्म है आपके पास, छोटी फर्म पर आप सिर्फ इतना ही कर पाओगे कि आप सिर्फ अपना पेट भर सको, तो आप उसके अंदर प्रॉफिट जो है कमाने की नहीं सोच सकते. ओके, सो स्मॉल होल्डिंग यानी इंडियन फार्मर्स हैविंग small size of their land, second due to which they are not able to use new and modern techniques of farming, and in these small lands they can only produce for themselves only. Okay, नेक्स्ट इज लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट्स. ये तो हम रहा ही है, ये तो आपको पता है लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से बना रहा है इसमें. सो देयर इज ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लैंड ओनर्स एंड टेनेंट्स, क्योंकि लैंडलॉर्ड पे very less output of total production and have a huge amount of revenue, क्योंकि लैंडलॉर्ड जो होते हैं वो टोटल प्रोडक्शन का बहुत कम मतलब उनको पे करते हैं और उनके जो रेवेन्यू का ज्यादातर पार्ट जो है वो अपने पास रखते हैं. तो लैंडलॉर्ड टेनेंट के बीच में हमेशा एक जो है कन्फ्लिक्ट, एक विवाद जो है वो बना रहता है. सबको पता है कि क्या होता है इसके अंदर. लैंडलॉर्ड की जमीन होती है, वो टेनेंट को क्या देता है, वो जमीन फार्मिंग करने के लिए देता है. उसके बाद जो प्रोडक्शन होती है उसका जो पार्ट है उसका एक काफी बड़ा रेवेन्यू के रूप में या रेंट के रूप में वो उससे टेनेंट से ले लेता है. तो उसके पास सिर्फ इतना ही बचता है, सिर्फ उसके बाद टेनेंट के बाद में इतना ही बचता है कि वो मुश्किल से अपना पेट भर सके. तो इस तरीके से दोनों के बीच में जो है ना एक कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है, सिर्फ मेन किसको लेकर, इस ये जो रेंट इतना ज्यादा वो उसके ऊपर लगाता है, उस चीज को लेकर हाई रेट ऑफ रेंट को लेकर वो इन दोनों के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स बने रहते हैं. क्योंकि जब उनके पास कोई सरप्लस नहीं बचती, उनको इतना सारा रेवेन्यू तो वो लैंडलॉर्ड को दे देते हैं, तो उनके पास इतना नहीं बचता कि वो आगे उसको री इन्वेस्ट कर सके एग्रीकल्चर के अंदर, उसकी प्रोडक्टिविटी को, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए. ओके, एंड नेक्स्ट इज primitive technology. Yes, primitive technology means old or classic technologies. जो पुरानी टेक्नोलॉजी होती है, so classic technologies उनको बोलते हैं primitive technology. So Indian farmers are using bulls instead of tractors. सबको पता है कि जो इंडियन फार्मर है वो क्या करता है, पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज करता है, वो ट्रैक्टर वगैरह का यूज नहीं करता. आज भी वो बैलों का यूज करता है अपने खेतों को जोतने के लिए. बिकॉज ऑफ स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड, नो एक्स्ट्रा इनकम बिलोंग टू पुअर फैमिली. क्योंकि उनके पास बड़ी स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होती है, तो उनके पास कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं होती जितनी भी पुअर फैमिलीज हैं उनके लिए. तो आप ये कह सकते हैं इन कंक्लूजन वी कैन से दैट agriculture sector is backward with no extra income, landless farmers and small and fragmented lands, but still it plays an important role for the growth of Indian economy. ये सब कुछ है, फिर भी ये चाहे जितनी भी इसके अंदर कमियां हो, लेकिन फिर भी ये हमारे इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. तो ये इसके स्टूडेंट्स फीचर्स हैं. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. यस, अब हम जो नेक्स्ट स्टडी कर रहे हैं टॉपिक वो है प्रॉब्लम्स. सो प्रॉब्लम्स क्या है कि अब हम ये देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर है, इंडियन एग्रीकल्चर है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स का उनको फेस करना पड़ता है. तो आपको ना जो अभी आपने फीचर्स देखी हैं आपको ज़्यादातर वो एक जैसे ही लगेंगी, क्योंकि जो इसके फीचर्स हैं उसी से में ही आगे, उसी में ही क्या है एग्रीकल्चर में, वही उसी में ही प्रॉब्लम्स हैं. तो आपको सेम एक जैसे से ही चीज़ें लगेंगी कहीं. तो आप देखिए इसके अंदर, सो प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, यानी देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स दैट इंडियन एग्रीकल्चर फेसेस. बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो इंडियन एग्रीकल्चर फेस करता है, एंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर द मेन रीजन फॉर द बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर. Okay, so major problems that we faced are, first is lack of permanent means of irrigation. पहली प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर हमारे पास इरिगेशन के परमानेंट रिसोर्स की कमी है.
अभी आपने देखे पीछे पढ़ा, आपने क्या पढ़ा कि डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं है, परमानेंट रिसोर्स नहीं है इरिगेशन के। जब इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते, तो वो लोग रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं। तो ये इसकी कमी यहाँ पर बहुत ज्यादा कमी पाई जाती है। सो देयर इज नो परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन विच कैन बी यूज फॉर हार्वेस्टिंग क्रॉप. So maximum farmers are dependent on rainfall for irrigation. So यहाँ पर क्या है? So dependence on rainwater makes Indian agriculture extremely vulnerable. यानी good rainfall brings good harvest, while drought causes a substantial loss of output. तो अगर मान लो अच्छी बारिश हो गई तो प्रोडक्शन अच्छी हो जाएगी, और लेकिन अगर क्या हुआ, बारिश नहीं हुई, सूखा हुआ, तो क्या हो जाएगा? आपको आउटपुट का लॉस हो जाएगा. ओके तो इस तरीके से यहाँ पर जो ये परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन जो है उसकी कमी होने की वजह से हमारी जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसके अंदर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों ही काफी लो हो जाती हैं. ओके सेकेंड इज डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस. फाइनेंस की बहुत कमी है, डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा पाई जाती है फाइनेंस की. प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि हमारा जो फार्मर है वो काफ़ी पुअर है. तो जो पुअर फार्मर्स होते हैं, अब वैसे ही उनको कोई फाइनेंस नहीं देगा, क्योंकि अब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं वो अगर फाइनेंस देते हैं तो वो कैसे देंगे? कि या तो वो कोई सिक्योरिटी रखवाएंगे, तो वो सामने वाले को देखेंगे क्या वो पे भी कर पाएगा कि नहीं, वापस से रीपे कर पाएगा कि नहीं. लेकिन हमारा जो फार्मर है वो इतना ज़्यादा पुअर है, उसकी कंडीशन इतनी पुअर है कि वो क्या है, ना तो उसके पास सिक्योरिटी रखने के लिए कुछ होता है, और ना ही वो क्या कर सकते हैं आगे. जरूरी नहीं है कि वो पे ही कर दे अपने जो भी वो उधार ले किसी से, तो वो उस उधार को चुका सके. तो इसीलिए उनको जो है इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से भी उनको फाइनेंस नहीं मिल पाता है, इस रीजन की वजह से. ओके सो इन इंडिया देयर आर लैक ऑफ फाइनेंशियल हेल्प टू द फार्मर्स. फार्मर्स के लिए फाइनेंशियल हेल्प की बहुत ज्यादा कमी पाई जाती है. फॉर एनी फाइनेंशियल नीड फार्मर आर डिपेंडेंट ऑन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, क्योंकि दो तरह के सोर्सेज होते हैं, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. अब नॉन इंस्टीट्यूशनल में क्या आते हैं? जैसे महाजन होते हैं, साहूकार होते हैं, लैंडलॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, ये मनी लेंडर्स होते हैं. तो ये क्या होते हैं? ये फाइनेंस देते हैं इन लोगों को, लेकिन क्या होता है, ये इनसे बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना बहुत हाई रखते हैं इनके ऊपर, और इनसे काफी कुछ काम करवाते हैं. जैसे इनसे इनसे अगर मान लो ये इनको उधार भी देते हैं, तो कई बार ये कह देते हैं कि जो तुम्हारी प्रोडक्शन होगी तुमने मुझे ही देनी है. तो फिर ये क्या करते हैं, बहुत कम रेट के ऊपर उनकी सारी प्रोडक्शन को अपने पास रख लेते हैं, और फिर उनको हाई रेट के ऊपर मार्केट में सेल करते हैं. ठीक है, तो ये और रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई लगाते हैं, और सारी उम्र ये जो है इन्हीं साहूकारों के अंडर जो है उधारी में दबे रहते हैं पूरी उम्र. ठीक है, तो यहाँ पर डेफिशिएंसी जो है ना फाइनेंस की हमेशा पाई जाती है. और फिर क्या हुआ कि जब फाइनेंस कहीं से नहीं मिलेगा तो मजबूरन क्या है, बाद में इनको इन्हीं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के पास जाना पड़ता है. सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट डज नॉट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड फाइनेंस ड्यू टू द फियर ऑफ लॉस. क्योंकि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो अपने पैसे के डूबने के चक्कर में, अपने लॉस के चक्कर में, वो डर होता है उनके अंदर, तो इसीलिए वो इनको क्या नहीं करते, इनको फाइनेंस प्रोवाइड नहीं कराते. तो फाइनेंशियल कमी हो गया कि फाइनेंस की डेफिशिएंसी होने की वजह से हमारे यहाँ पर जो फार्मर्स हैं उनको जो है उसी उधारी में और उन्हीं महाजनों के अंदर ही रहना पड़ता है. ओके नेक्स्ट इज कन्वेंशनल आउटलुक. यस कन्वेंशनल आउटलुक क्या है कि कन्वेंशनल आउटलुक मीन्स फार्मर्स आर स्टिल प्रोड्यूसिंग फॉर देयर ओन फैमिलीज. यानी कि अभी भी जो है मतलब फार्मर्स जो है ना सिर्फ अपनी ही फैमिली के लिए, अपनी ही फैमिली के लिए क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. तो कन्वेंशनल आउटलुक वो है, ठीक है, कि सिर्फ वो अपनी इतनी खेती करते हैं, इतनी प्रोडक्शन करते हैं कि वो अपनी फैमिली का गुजारा चला सके. ओके तो मतलब कि एक तरीके से इसका मतलब क्या हुआ कि वो कमर्शियलाइजेशन नहीं करते अपनी अपनी लैंड का, मतलब कि अपने वो इतनी क्रॉपिंग नहीं करते कि वो उसको मार्केट में सेल करके उससे
पैसा कमा सके. So they are still doing subsistence farming and not willing to enter into commercial field. उनकी कोई इच्छा नहीं होती कि वो कॉमर्शियल फील्ड के अंदर एंटर करें. वो अभी भी जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है अभी भी वही करते आ रहे हैं. एंड दे आर प्रोड्यूसिंग दोज क्रॉप्स विच आर यूज्ड फॉर देयर फैमिली नीड्स एंड नॉट ग्रोइंग क्रॉप्स विच विल प्रोवाइड हाई प्रॉफिट. वो सिर्फ उन्हीं क्रॉप्स की प्रोडक्शन करते हैं जो कि उनकी फैमिली की नीड्स को पूरा कर सके. वो उन फसलों को नहीं उगाते जिससे कि उन्हें प्रॉफिट हो सके. So this lead to no extra income for investment and growth. ठीक है, तो इससे अब जब उनके पास आगे प्रॉफिट के लिए नहीं करेंगे तो उन पे कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं होगी जिसको वो इन्वेस्ट कर सके और ग्रोथ कर सके अपनी. ओके, नेक्स्ट इज स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग. ये बच्चे आप बहुत बार कर चुके हो स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग, जिसमें मैं बताया कि भी एक जमीन है, वो एक फार्मर है, उसके पास एक जमीन यहाँ पड़ी है, एक जमीन का टुकड़ा यहाँ पड़ा है, एक जमीन का टुकड़ा यहाँ पड़ा है. ठीक है, तो ये क्या होती है, ये छोटी छोटी स्मॉल होती हैं और स्कैटर्ड होल्डिंग होती हैं, यानी फ्रेगमेंटेड लैंड होती है. ओके, सो फार्मर आर हैविंग स्मॉल साइज ऑफ लैंड, so they are not able to use modern technology for production. क्योंकि उनके पास लैंड का साइज बहुत छोटा होता है तो वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को प्रोडक्शन के लिए यूज करने में एबल नहीं होती. सो अलोंग विद स्मॉल दे आर हैविंग देयर लैंड एट डिफरेंट लोकेशन. ठीक है, अलग अलग लोकेशन के ऊपर उनके लैंड होती है, कोई किसी लोकेशन पड़ी है, कोई कहीं पड़ी है. सो दिस लीड टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अब जब अलग अलग जगह पे जमीन पड़ी है और आप छोटे छोटे साइज के ऊपर प्रोडक्शन कर रहे हो तो सिंपल सी बात है जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो भी क्या आएगी, हाई आएगी. क्योंकि जब हम क्या करते हैं एक बड़ी जमीन के ऊपर प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, और एक बड़े स्केल के ऊपर प्रोडक्शन करें तो कॉस्ट कम आती है. लेकिन आप जब स्मॉल लेवल पे प्रोडक्शन करते हो, स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन करते हो तो वहां पर हमेशा क्या होगी, कॉस्ट ज्यादा होगी. तो ये भी एक बहुत स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग जो है इसकी वजह से भी फार्मर जो है अपनी प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा पाता. नेक्स्ट, एक्सप्लॉयटेटिव एग्रेरियन रिलेशन. ये एक्सप्लॉयटेटिव एग्रेरियन रिलेशन मींस रिलेशन रिगार्डिंग कल्टीवेशन ऑफ लैंड. ओके, सो द लैंडलेस फार्मर्स took the land from landlords on a rent. अब क्या होता है यहाँ पर कि जो लैंडलेस फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं, लैंडलॉर्ड से ना रेंट के ऊपर क्या ले लेते हैं, जमीन ले लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, वो उसके ऊपर खेती करते हैं और उसके बाद खेती करने के बाद जो प्रोडक्शन होती है उस प्रोडक्शन को सेल करके उससे जो उसको पैसा मिलता है फिर उसमें से वो रेंट का जो है पार्ट वो लैंडलॉर्ड को दे देते हैं. तो लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर वही प्रॉब्लम है कि जो लैंडलॉर्ड होता है वो इस रेंट का जो पार्ट है वो बहुत बड़ा पार्ट जो है फिक्स करता है रेंट का. ठीक है, हाई रेंट जो है वो फिक्स करता है इनके लिए, जिसकी वजह से क्या होता है इन फार्मर्स के पास इतना नहीं बचता कि वो उसको मार्केट में सेल करके प्रॉफिट कमा सके. सिर्फ वो इतना ही उनके पास रह जाता है कि वो अपनी फैमिली का पेट भर सके. अब कहने के लिए तो हमने जमींदारी सिस्टम पढ़ा. जमींदारी सिस्टम के अंदर क्या था, जमींदारी सिस्टम के अंदर जमीन उस जमींदार की होती थी, वो अपने अंडर टीनेंट लगाता था और टीनेंट को क्या करता था, ज्यादातर वो प्रोडक्शन करवाता था और उनको जो है उसी आउटपुट में से कुछ हिस्सा दे देता था या ऐसे करता था. वो वाला सिस्टम भी बहुत खराब था. सिस्टम ये भी उससे बेटर है लेकिन सिस्टम इसके अंदर भी खराब है. ये सिस्टम भी ज्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो रेंट होता है वो इतना ज्यादा हाई लगाया जाता है कि फार्मर्स के पास इतना नहीं बच पाता कि वो कोई प्रॉफिट वो एक्स्ट्रा अर्निंग कर सके और वो अपनी एग्रीकल्चर के ऊपर, अपनी लैंड के ऊपर, उसकी इम्प्रूवमेंट के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट कर सके. तो ये जो है एक सिस्टम चलता रहता है. सो लैंडलॉर्ड चार्जेस हाई अमाउंट ऑफ लैंड एंड दिस लीड टू नो एक्स्ट्रा इनकम फॉर द एक्चुअल फार्मर्स फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ. Yes, last is lack of organized marketing system. ये सबसे बड़ा रीजन एक ये है
कि यहाँ पर मार्केट सिस्टम जो है ना उसकी काफ़ी कमी है, यानी कि उनके पास, फार्मर्स के पास वहाँ पर मार्केट सिस्टम नहीं है कि वो अपने, मार्केट सिस्टम का मतलब क्या है कि जैसे फार्मर्स हैं, ठीक है, उनके पहले ही उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अब जो भी कुछ क्रॉपिंग करते हैं उसको वो मार्केट में ले जा सके, क्योंकि मार्केट में ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट भी उनको महंगा पड़ेगा। तो वो ये सोचते हैं कि जब ट्रांसपोर्ट में वो फिर पैसा नहीं लगाते, यानी कि मार्केटिंग सिस्टम जो है ना वो यहाँ पर सही नहीं है, मार्केटिंग सिस्टम यहाँ नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पे फार्मर क्या करते हैं कि ट्रांसपोर्ट के कॉस्ट का खर्चा बचाने के लिए वो लोग वहीं पर ही अपने रिवेन्यू को, अपनी जो लैंड में जो क्रॉपिंग होती है उसको सेल कर देते हैं। और ज़्यादातर तो क्या होता है, ये लोग उधारी में के नीचे दबे होते हैं, तो जो जिनके अंडर ये काम कर रहे होते हैं, लैंडलॉर्ड होते हैं जो, वो पहले ही इनके साथ, या जो भी महाजन है या फिर साहूकार है जो भी हैं, वो पहले ही इनको ये कह कर रखते हैं कि आप, तुम्हारी जो भी प्रोडक्शन होगी तुमने हमें देनी है। तो यहाँ पे मार्केटिंग सिस्टम जो है ना उसकी काफ़ी जो है कमी है यहाँ पर। सो देर इज नो प्रॉपर सिस्टम ऑफ मार्केटिंग ऑफ स्मॉल फार्मर्स प्रोडक्शन। So due to poverty and high debt burdens, they are forced to sell their production at reduced prices. क्योंकि वो लोग जो है इतने, एक तो गरीब है, वो पॉवर्टी इतनी ज़्यादा है, दूसरा जो है वो उधारी में इतने ज़्यादा दबे हुए हैं कि उनको मजबूरन क्या करना पड़ता है, कम प्राइजेस के ऊपर अपनी प्रोडक्शन को उन्हें सेल करना पड़ता है। तो ये जो है ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसके। सो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स which agriculture sector is facing in India, and they are facing these problems from the production till the marketing। मतलब कि क्या मतलब हुआ कि भाई वो प्रोडक्शन करने से लेकर मार्केटिंग तक की जो तक जो है वो प्रॉब्लम ही फेस करते रहते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन करने से लेकर के भी इरिगेशन फैसिलिटी, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जो भी सारी जो अभी आप पढ़ते आ रहे हो, तो प्रोडक्शन से लेकर अब जो मार्केटिंग तक उनको हमेशा प्रॉब्लम ही फेस करनी पड़ती है। तो ये हमारा इसमें कंक्लूजन निकलता है। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड फीचर्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। So that's all for today. Have a good day.